हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फिरोज। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लास 10 सोशल साइंस का सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमें कौन कौन सी यूनिट पढ़नी थी। जिसके अंदर हमने 4 यूनिट देखी थी। तो आपकी जो सेकंड यूनिट थी ज्योग्राफी की, उसके अंदर में 2 चैप्टर थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग टर्म है, इसका मतलब होता है किसी भी वस्तु का निर्माण करना, किसी भी वस्तु को बनाना या प्रोडक्शन करना, इसे ही मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी सामान देखते हैं, जैसे कि कार होती है, स्कूटर होती है, या खाने की प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे कि पोटैटो चिप्स हो सकता है या टमाटो केचप हो सकता है, तो हम देखते हैं कि मार्केट में कहाँ से आता है। तो इसका कहीं ना कहीं निर्माण किया जाता है, और जिसका निर्माण किया जाता है वो किसी न किसी फैक्ट्री में किया जाता है, किसी न किसी इंडस्ट्री में किया जाता है। और इन चीज़ों का निर्माण जब लार्ज स्केल पे किया जाता है, लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर किया जाता है, यानी कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ में किया जाता है, वो बनाया जाता है किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। और कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि कार होती है या ऑटोमोबाइल सेक्टर वाले जो पार्ट्स होते हैं, ये होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि जब बड़ी चीज़ों को निर्माण किया जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। इसके अलावा कुछ छोटी इंडस्ट्रीज होती है जिनमें छोटे प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, उन्हें बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिनके अंदर निर्माण किया जाता है पेन का, बोतल का या जूते चप्पल का। इसके अलावा कुछ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती है, यानी कि घरेलू उद्योग होते हैं, जिनके अंदर जो कुछ चीज़ें होती है जो घर के अंदर ही बनाई जाती है, जैसे कि लकड़ी की जो या लकड़ी के सामान हो सकते हैं, या फिर मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, दिए हो सकते हैं। इन चीज़ों का निर्माण घर के अंदर ही किया जाता है, और ये होती है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, और हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसके अंदर आपके जो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, यानी कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसका हमारी नेशनल इकोनॉमी में और हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है और ये कितना योगदान देती है, वो हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन को, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री होती है उसको कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल होता है, यानी कि उस एरिया में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं, लेबर को, मार्केट को, या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है। तो इस तरीके के कुछ फैक्टर्स हैं जिसको उसकी लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है उसको हम क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है। कुछ छोटी इंडस्ट्री होती है, कुछ बड़ी इंडस्ट्री होती है। कुछ जो इंडस्ट्री होती है वो रॉ मटेरियल के बेस पे उसको क्लासीफाई करेंगे, उसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे और उसके मेन रोल और बेसिक रोल के आधार पर हम उसको क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट है स्पैशल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसकी लोकेशंस के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और हमारी जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, एग्रो बेस के अंदर हम पढ़ेंगे हमारी शुगर इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। उसके अलावा आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से जो एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन होता है, उसके अलावा इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन होता है, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, इस तरह के पोल्यूशन को देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन होता है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को उस प्रभाव से बचाया जा सकता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सब टॉपिक को देखने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो हम देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी वस्तु को बनाना होता है, किसी भी वस्तु का निर्माण करना होता है, और किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना होता है, इसे ही मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो टेक्निकल टर्म में देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जब हमारे रॉ मटेरियल को जब प्रोसेस किया जाता है हमारी मशीनों के द्वारा, टूल्स के द्वारा, लेबर की सहायता से, और उसे कन्वर्ट किया जाता है एक मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट के रूप में। इसके अंदर हमारा जो रॉ मटेरियल होता है इसकी जो केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है उसको कन्वर्ट करके हम उसे मोर यूजेबल बनाते हैं, यानी कि उसे ज़्यादा यूज़ करने लायक बनाते हैं, उसे ज़्यादा बेनिफिशियल बनाते हैं। इससे क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब इसका जो प्राइस होता है वो भी इंक्रीज होता है। जैसे कि हमारी शुगर इंडस्ट्रीज होती है, शुगर केन होता है वो हमारा रॉ मटेरियल होता है, और इसको जब हमारी जो शुगर इंडस्ट्री के अंदर इसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके इसको शुगर बनाया जाता है, यानी कि चीनी मिल होती है, इसके अंदर चीनी बनाई जाती है गन्ने के द्वारा। और ऐसे ही पेपर इंडस्ट्री जो होती है इसके अंदर लकड़ी होती है, इसको प्रोसेस किया जाता है और उससे हमारा पेपर बनाया जाता है। तो एक तरीके से हमारा जो रॉ मटेरियल होता है ये कहाँ से आ रहा है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। इसके अलावा ये हो सकता है माइनिंग एक्टिविटीज से भी मिल सकता है, जो कि हमारी आयरन इंडस्ट्री होती है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री होती है, ये तो हमें कहाँ से मिल रहा है, वो माइनिंग एक्टिविटीज से। तो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिल सकता है, वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल सकता है या माइनिंग एक्टिविटीज से मिल सकता है। और प्रोसेसिंग अंदर क्या होता है, जो हमारी फैक्ट्री होती है उसके अंदर हमारे जो मशीन और टूल्स होते हैं, लेबर के साथ जो काम किया जाता है वो उसकी प्रोसेसिंग कहलाती है। और मोर वैल्यूएबल के
अंदर जो हमारा फिनिश गुड तैयार होता है, यानी कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है वो हमारा फिनिश गुड या मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसे ही मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। इसके अंदर हमारा रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अंदर हमारी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसको चेंज किया जाता है और उसमें अच्छे से ज़्यादा यूज किया जा सकता है। तो हमने देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। अब हम देखने वाले कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये कहाँ आता है। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर में इसको कंसीडर किया जाता है। आपको बताया कि हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जिनके हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, जहाँ हमारा रॉ मटेरियल होता है या फिर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी कि हमारी कार इंडस्ट्री होती है या स्टील इंडस्ट्री होती है, ये कहाँ आती है, सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शियरी सेक्टर में वो आते हैं जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो एक्सपोर्टेशन होता है, ये सब आते हैं टर्शियरी सेक्टर के अंदर। और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, यानी कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, ये हमारी इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा बूस्ट करता है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी वजह से होती है, हमारे सेकेंडरी सेक्टर की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है इसे डेवलपमेंट की बैकबोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो देख लेते हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को ही उसी से मेजर कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को। कैसे? जैसे हमारे जो जैसे कि चाइना एक कंट्री है या कोई भी कंट्री होता है, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तो वो क्या करता है, अपने जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोसेस करता है, उसको यूज करके उससे फिनिश गुड तैयार करता है और उसे क्या करता है, दूसरे कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करता है, बेचता है। तो इस वजह से क्या होता है, दूसरे देश का पैसा अपने पास आता है। जब पैसा दूसरे देश का अपने पास आएगा तो अपनी जो इकोनॉमी होगी वो और ग्रोथ करेगी और स्ट्रांग होगी और उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से ही मेजर कर सकते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को। यानी कि जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ज़्यादा डेवलप करेगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है वो हमारे डेवलपमेंट की बैकबोन कहलाती है। तो हमने देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की किस तरीके से डेवलपमेंट की बैकबोन कहलाती है। अब हम देखने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, बहुत सारी जॉब क्रिएट होती है, बहुत सारे लोगों को ये जॉब प्रोवाइड कराती है। जैसे इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो वहाँ बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, बहुत सारी लेबर की आवश्यकता होती है, बहुत सारे वर्कर्स की, इंजीनियर्स की और मैनेजर्स की जरूरत होती है। तो एक तरीके से ये जॉब प्रोवाइड कराती है और उन लोगों को ये जॉब देने का काम करती है। तो इस वजह से क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग देम जॉब्स, इस वजह से क्या होता है, जो लोग पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थे, यानी कि जिन लोगों की इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड हुआ करती थी, वो अब रिड्यूस होने लगती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उनको जॉब प्रोवाइड कराती है और वो उसके अंदर जॉब करने लगते हैं। पहला तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन, यानी कि पहली कंडीशन ही किसी इंडस्ट्री की ये होती है कि वो इरिडिकेट करती है किसको, अनएम्प्लॉयमेंट को और पॉवर्टी को। यानी कि जब लोग जॉब करने लगते हैं तो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर होती है, और जब वो अर्न करने लगते हैं तो उनकी जो गरीबी होती है वो भी दूर होती है, उनकी जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो इरिडिकेट होती है, यानी कि वो जड़ से खत्म होती है। यानी कि यहाँ सेंस है खत्म होने के सेंस में है या कम होने के सेंस में है कि गरीबी और क्या खत्म हो रही है, बेरोजगारी खत्म हो रही है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर वर सेटअप इन इंडिया टू ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटी। यानी कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है, गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज होती है, वो कुछ जॉइंट वेंचर्स होते हैं, यानी कि जो प्राइवेट वेंचर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी एरिया के अंदर किसी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं, क्योंकि उससे वजह से क्या होता है कि ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब ये कि क्षेत्रीय असमानताओं के बारे में। यानी कि इंडिया बड़ा कंट्री है, इसके अंदर कुछ एरिया है वो काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, यानी कि हमारा जो कोस्टल एरिया है, जैसे कि हमारा सूरत है, चेन्नई है, इसके अलावा मुंबई है, ये एरिया काफ़ी डेवलप्ड एरिया है और यहाँ के जो लोग हैं उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुदृढ़ है। लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जो ट्राइबल्स एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज भी नहीं है और वो एरिया इतना डेवलप नहीं है, और वहाँ के जो लोग हैं उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जीने का तरीका है, वो भी कंपेरेटिवली इतना अच्छा नहीं है। जब इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो वो लोग उसके अंदर जाके जॉब करने लगते हैं, तो एक तरीके से वो अर्न करना स्टार्ट करते हैं और वहाँ का जो आसपास का जो एरिया होता है वो भी डेवलप होने लगता है। यानी कि जैसे मैनेजर इंजीनियर होता है तो उन लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ स्कूल्स खुलती है, हॉस्पिटल खुलते हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ आती है, मार्केट बनने लगते हैं, तो वो जो एरिया होता है वो डेवलप होने लगता है, ग्रो करने लगता है।
तो एक तरीके से उन लोगों की भी इनकम आना स्टार्ट होती है जो पहले कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो ये जो पहले जो रीजनल डिस्पैरिटी थी, यानी कि जो पहले क्षेत्रीय असमानताएं थी या उन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में जितना चेंजेस थे, इतने डिफरेंसेस थे, ये कम होने लगते हैं। किसकी वजह से? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के स्टार्ट हो जाने की वजह से। और कौन मदद करता है इसमें? पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट इसमें मदद करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के स्टार्ट होने में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से रीजनल डिस्पैरिटी होती है वो कम होती है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सपेंड ट्रेड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि मैन्युफैक्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करने की वजह से जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो बढ़ता है और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होता है वो भी बढ़ता है। जैसे ही हम मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट तैयार करती है और उसे दूसरे कंट्रीज के अंदर या दूसरे देशों को जब बेचती है, एक्सपोर्ट करती है, तो हमारा व्यापार तो बढ़ता ही है और जो पैसा होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आता है दूसरे देश का। तो इस तरीके से ये जो फॉरेन एक्सचेंज है इसको एक्सपेंड करने का काम करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड हायर वैल्यू ऑफ गुड्स टू ए कंट्री, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है वो हमारे कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज है, जो भी रॉ मटेरियल है, उसकी हाई वैल्यू दिलाने का काम करती है। जैसे कि हमारी कॉटन इंडस्ट्री थी, जो हमारा कॉटन होता है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है और वो उसकी वैल्यू मान लो 50 रुपये, और जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर उसको प्रोसेस करके उसे फैब्रिक बनाया जाएगा, उससे कपड़ा तैयार किया जाएगा, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 500 रुपये तक हो जाती है। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, हमारा जो रिसोर्सेज थे, हमारा जो रॉ मटेरियल है, उसकी वैल्यू को ये हाई करने का काम करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है, हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ऐसी चीजें प्रोवाइड कराती है। इस वजह से क्या होता है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये मॉडर्नाइज होने का काम करता है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन ये और मॉडर्न होता है एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से। तो इस तरीके से हमने ये इंपॉर्टेंस देख ली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमने ये पॉइंट्स देख लिए हैं। अगर क्वेश्चन आपके आ जाए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम ये पॉइंट्स को लिख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसके अंदर भी हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। टॉपिक आपने देख लिया कि इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर। अब ये दोनों किस तरीके से, इन दोनों में क्या रिलेशन है, किस तरीके से कोर रिलेटेड है, किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो हम देखते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव फीचर, यानी कि ये दोनों इंडस्ट्रीज जो है, ये दोनों सेक्टर जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये दोनों एक दूसरे से अलग थलग नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। दे मूव हैंड इन हैंड, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों हाथ में हाथ लेके चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। किस तरीके से, इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है अपने रॉ मटेरियल के लिए किस पे बेस्ड होती है, किस पे रिलाई करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। जैसे कॉटन इंडस्ट्री के अंदर जो कॉटन आता है वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, और शुगर इंडस्ट्री के अंदर भी शुगर केन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है, उन पे बेस्ड होती है। और इंडस्ट्रीज क्या करती है, प्रोवाइड कराती है इरिगेशन पंप और फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये कौन प्रोवाइड कराता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो ये एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे से अलग थलग नहीं है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती है, दोनों साथ साथ चलती है। इस वजह से क्या होता है, इन दोनों की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर की भी और हमारा इंडस्ट्री होती है, इन दोनों की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि इसको एग्रीकल्चर सेक्टर को इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है और ये इनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाती है। और इस वजह से क्या होता है, इनका जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर भी एफिशिएंसी आती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे से अलग थलग नहीं है, दोनों साथ साथ चलती है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज है ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रही है और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर और हार्वेस्टर, थ्रेशर वगैरह कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये इक्विपमेंट प्रोवाइड कराती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री किस तरीके से एक दूसरे से अलग नहीं है, एक्सक्लूसिव है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती है और एक दूसरे को सपोर्ट करती है। अब हम देखने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में कि ग्लोबलाइजेशन लेवल पे, कि वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल मार्केट में हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसको किस तरीके का होना चाहिए। अवर इंडस्ट्रीज नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, यानी कि हमारी इंडस्ट्री को और ज्यादा एफिशिएंट होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने की आवश्यकता है। सेल्फ एफिशिएंसी अलोन इज नॉट एनफ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाती है और उसे खुद ही यूज कर लेती है, या फिर हाँ कोई कंट्री अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है और उसे खुद ही यूज कर लेती है तो हमें उतना फायदा नहीं होगा। लेकिन जब तक हम दूसरे कंट्रीज को बेचेंगे नहीं,
दूसरे देश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरे देश का पैसा हमारे पास नहीं आएगा, हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी और हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। इसलिए सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट एनफ, यानी कि ये पर्याप्त नहीं कि हम खुद ही यूज़ कर लें, खुद ही प्रोडक्ट बनाएं, खुद ही यूज़ कर लें। नेक्स्ट है आवर मैन्युफैक्चर गुड्स मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विद दीज इन द इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो भी मैन्युफैक्चर गुड्स होगा, प्रोडक्ट होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होने की आवश्यकता है और ज़्यादा उसकी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर होगा, तभी हम उसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारी कंट्रीज होती है, जैसे कि ये पेन है, इसको बहुत सारी कंट्रीज होती है जो मतलब बहुत सारी कंट्रीज होती है जिसको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है। लेकिन अगर हम इसकी क्वालिटी सबसे बेटर होगी, सबसे बेस्ट होगी और इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो भी कम होगी, तभी हम इसे दूसरे कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, बेच पाएंगे, ज़्यादा पैसा बना पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हमारे जो इंडस्ट्रीज है उसको ज़्यादा एफिशिएंट होने की आवश्यकता है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने की आवश्यकता है और हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होने की आवश्यकता है क्वालिटी के वाइज भी। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ग्लोबलाइजेशन लेवल पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को किस तरीके का होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रीज किस तरीके से कोरिलेटेड है, और हमने ग्लोबलाइजेशन लेवल पे हमने देख लिया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को किस तरीके का होना चाहिए। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, हमारी इंडस्ट्रीज जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, हमारी जीडीपी के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे हमारी इंडस्ट्रियल लोकेशन को कि उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उसको मतलब कौन सी लोकेशन होती है जो सबसे सूटेबल होती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।